नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सब के अपने परिवार में। और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आज का ये सेशन जो हमारा रहना है, हम मॉक पेपर नंबर 9 करने वाले हैं। मॉक पेपर नंबर 9 को पूरी मैथ्स को हम लोग अच्छे से वापस फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो एक बार आप जुड़े सभी लोग, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में। अभिनंदन। अपने सभी दोस्तों तक एक बार आप लोग इस मॉक पेपर को शेयर जरूर करिए, अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो आप लोग। हाँ, तो हम लोग आज मॉक पेपर नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले 8 कर चुके हैं हम लोग। 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूं। 201 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे आज 201। चलिए, तो आज के मॉक पेपर का पहला क्वेश्चन। मोहित की आयु अपने पिता की आयु का तीसरा भाग है। मोहित की जो उम्र है वो अपने पिता की आयु का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। तो बताओ सर, उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? आज की एज का डिफरेंस पूछ रहे हैं। आयु का सवाल आ सकता है, बहुत बेसिक सवाल होता है। एज का एक सवाल तो कहीं भी बन जाता है। तो देखिए, ये मोहित है और ये इसके पिताजी हैं। वर्तमान जो आयु है मोहित की, वो अपने पिता की आयु का तीसरा भाग है सर। तीसरे भाग का मतलब क्या होगा? 1/3, एक तिहाई। अगर पिता की उम्र 3 है तो मोहित की उम्र सर 1 होगी सर। मोहित की उम्र 1 होगी सर। तीसरा भाग एक, 3 का तीसरा भाग कितना हो गया? 1 हो गया सर। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा सर। 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा सर। 3:5 होगा सर। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का डिफरेंस 3:5 होगा सर। वर्तमान से 20 वर्ष बाद जा रहे हैं आप। तो अगर ये मोहित और इसके पिता दोनों इसी धरती के सामान्य इंसान हैं, तो आप खुद देखो, आप लोग आज की उम्र और तुम्हारी 20 साल बाद की उम्र में कितना वृद्धि होगी? 20 साल उम्र बढ़ जाएगी सर। और यहां पर कितना बढ़ रहा है रेशियो में? देखिए आप लोग, ये मोहित 1 से बढ़कर 3 हो रहा है और ये 3 से बढ़कर 5 हो रहा है। दोनों की उम्र में 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। और होना कितना चाहिए थी? 20 वर्ष की वृद्धि होनी चाहिए सर। तो 2 यूनिट जो है वो 20 के बराबर होगा। 2 इकाई का मान 20 होगा सर, तो 1 इकाई का मान 10 हो जाएगा। 1 यूनिट जो है वो आधा हो जाएगी। 20 का आधा कितना होता है? 10। 20 का आधा हो जाएगा सर 10। इसका मतलब मोहित जो है वो वर्तमान में 10 साल का है और उसके पिताजी जो है वो 30 साल के हैं। और आपसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। इन दोनों के बीच अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, आज भी और आज के 20 साल बाद भी और 5 साल बाद भी अंतर हमेशा सेम रहता है। जब तक ये दोनों इस धरती पर रहेंगे, इनकी आयु के बीच का अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो मोहित तो वर्तमान में 10 साल का और उसके पिताजी 30 साल के हैं। डिफरेंस हुआ सर 20 वर्ष। दोनों के बीच अंतर 20 साल का है। वर्तमान उम्र देखनी दोनों की अलग अलग। मोहित की जो वर्तमान उम्र है सर, 1 इकाई का मान 10 आया है, तो मोहित 10 वर्ष का है सर। और इसके पिताजी की उम्र अगर देखनी हो तो 10 गुणा 3 30 वर्ष है सर। आयु का क्वेश्चन हर एक सवाल आसान होगा। जो इंसान अगर खुद की उम्र का आप पता रखते हो तो आप किसी की भी आयु निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ने का, कोई ट्रिक नहीं लगाने का। आप अपने ऊपर रह के सोचा करो। आप लोग हर सवाल का जवाब दे सकते हो। और आयु का एक बेसिक सवाल हर एग्जाम में आता है, लेकिन इसके लिए भी मैक्सिमम बच्चे क्या याद करते हैं? फॉर्मूले। ये रट लो, इसकी आयु बटे इसकी आयु गुणा इसकी आयु माइनस इसकी। क्या ही आयु? खुद की आयु पता है तुम्हारी, कब तक फॉर्म भर सकते हो, कितना टाइम फॉर्म भरते हो गया, तो आप किसी भी इंसान की आयु बता सकते हो। बस आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, केवल पढ़ना आना चाहिए। सर ये 2 इकाई कहां से आया? देखो, ये 1 से बढ़कर 3 हो रहा है और 3 से बढ़कर 5 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? आयु में वृद्धि कितना हो रही है सर? 2 इकाई की। और होना कितना चाहिए? 20 वर्ष की। अगर ये दोनों इसी धरती के सामान्य इंसान है तो इनकी उम्र बढ़नी चाहिए सर 20 वर्ष। वर्तमान से 20 साल बाद जाएंगे तो उम्र में वृद्धि होगी 20 सालों की। 1 यूनिट जो है सर वो 10 के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर पर आ जाइए आप लोग। 202 नंबर का क्वेश्चन।
14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि कितना होगी। ठीक है सवाल ये, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है सर। ये एक वर्ग बना हुआ है, इसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्या बना है, 14 सेंटीमीटर भुजा में वर्ग में बने एक अंतःवर्त, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है सर। इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। तो वो ऐसा ही बनेगा, वो इसकी चारों भुजाओं को टच करेगा। बाहर नहीं जाएगा वो, इसके अंदर बनना चाहिए एग्जैक्ट ना, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए वो। तो आप ये करो, चारों भुजाओं को टच करेगा वो, इसकी चारों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा सर वो। इस तरह से बनेगा। एक 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि आपको बताना है। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है सर। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसके अंदर एक सर्कल आपने बनाया है, ये इसका सेंटर होगा, इस वर्ग का केंद्र होगा O, और ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या सर इसकी भुजा का आधा होगी, तो यहाँ R का मान 7 सेंटीमीटर होगा सर। इसकी त्रिज्या जो है वो इसकी भुजा का आधा हो जाएगी सर। ये पूरा 14 सेंटीमीटर व्यास है। परिधि बताना है सर, जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 आती है। यही मेरा आंसर। इस वर्ग की परिधि यानी 2 पाई आर। परिधि क्या होता है, आसान सवाल था ये, 2 पाई आर होती है सर। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 7, बहुत आसान सवाल था ये, 44 आ जाएगा सर, 44 सेंटीमीटर। 203 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। 203 दिए गए डायग्राम को ध्यान से देखें। एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर 9 वर्ताकार डिजाइन बनी हुई है, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक रुमाल है जो वर्ग के आकार का है, उसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है इस तरह से, जो आप सर्कल बना रहे हैं, 9 वर्ताकार डिजाइन बनी हुई है। इन सबकी जो त्रिज्या है वर्त की वो कितना बता रखी है, 7 सेंटीमीटर बता रखी है। हमें उस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, जो इस भाग में वो डिजाइन नहीं बना हुआ वो बताना है। तो पहली बात मुझे ये बता दो, क्या करोगे इसके लिए आप लोग। सर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से 9 जो सर्कल बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बस हो गया शेष भाग। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल सर हम ये करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से सर माइनस कर देंगे 9 जो बन रहे हैं, बराबर वर्त बन रहे हैं, 9 बराबर जो सर्कल बन रहे हैं, 9 समान या बराबर सर्कल जो बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। बस इतना करना है आपको, यही करना और कुछ नहीं। इन प्रत्येक वर्त की त्रिज्या जो है ना ये 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 14, ये 14 होगा, ये 14 होगा और ये 14 होगा। तो सर इसकी भुजा जो है वो 14 और 28 और 42 सेंटीमीटर आ जाएगी सर, क्योंकि ये सब 14 14 है, तो 14 14 14 और 14 कितना हो गया टोटल 42, 42 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी सर इस वर्ग की। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो व्यास डबल होता है, 14 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक 14 आएगा, फिर ये 14 आएगा, फिर ये भी 14 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 42 हो गया सर। इसकी भुजा 42 हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल 42 का स्क्वायर कर दो सर, माइनस 9 समान सर्कल जो बन रहे हैं, और एरिया ऑफ सर्कल, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है सर।
तो पाई का मान रख दो 22/7। आर कितना है, रेडियस तो 7 ही है ना, दे रखा है। प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 7 कर दो, 7 गुणा 7 कर दो, ये कट जाएगा इससे। 42 का स्क्वायर होता है 1764, इसमें से माइनस कर दो। 22 गुणा 7 154, 154 को 9 से गुणा कराओ, 9 4 36 का 6, 3 हासिल कैरी हो गया। 9 5 45 और 3 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया। 9 1 9 और 4 13, 1386 माइनस कर दो। 1764 माइनस 1386, बताओ क्या बचेगा। 14 में 6 गए तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3, 378 आएगा सर, 378 वर्ग सेंटीमीटर, 378 वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर। आसान सवाल था, आसान सवाल था। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 समान सर्कल का एरिया माइनस करा है सर। बस ये देखना है कि वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 42 आएगी सर, 42 सेंटीमीटर आएगी। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर करती है। 204 नंबर देखिएगा, 204, एवरेज का एक आसान क्वेश्चन, अच्छा सवाल कराया है आपको। इस तरह के सवाल आंसर आने चाहिए आप लोगों के। एवरेज का सवाल, 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से भाग होती हैं। 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से भाग होती हैं। 6 से 50 के बीच किसका भाग होना चाहिए सर, 5 का। 5, पहला नंबर 5 तो नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि 6 से 50 के बीच नहीं आता वो सर। पहली संख्या 10 आएगी, 10 15 20 25 इस तरह से चलता जाएगा सर। 30 35 40 और 45, बताओ 50 आएगा क्या, 50 नहीं आएगा सर। 6 से 50 के बीच बोला है ना, 6 से 50 तक अगर लिखा होता तो आता, बिटवीन बोला, बिटवीन 6 to 50, 6 से 50 के बीच में, तो 50 नहीं लिखेंगे ना, 45 लास्ट नंबर होगा। तो पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 45, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 55 का आधा कर दो, 27.5 आंसर होगा सर। पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 45, 45 और 10 55 का आधा कर दो, 27.5 मेरा आंसर होगा सर। 27.5 ये आंसर है। 50 को लिखोगे तो 50 प्लस 10 60 आ जाएगा, और आप आंसर क्या दे दोगे, 30। यहाँ गलती हो गई सर। ये छोटा सा शब्द जो दिख रहा है ना, 6 से 50 के बीच, ये घर आने के बाद दिखता है। इसीलिए मॉक पेपर के अंदर जो गलतियां करनी है वो कर लो आप लोग। इन मॉक पेपर का मतलब यही है कि इनसे चीजों को सीखो आप लोग, क्या छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, क्या हम लोग जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं। बाकी तैयारी तो सबने कर रखी है, पढ़ाई सबने कर रखी है। मॉक पेपर से क्या पूरा रिवीजन हो जाता है एक बार में आपका, पूरी मैथ्स एक बार वापस रिवीजन। और मैथ्स तो यही मांगता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आप रिवीजन कर लो, हमेशा हीरे की तरह चमकती रहेगी। लेकिन आप 10 दिन छोड़ दो उसको, पूरी कराई मेहनत सब पानी पे फिर जाएगा, उसके ऊपर से पानी आ जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा क्या आपने पढ़ा था। लेकिन आप रोज पूरी मैथ्स का रिवीजन कर लो, कहीं समस्या नहीं है। 205, 205 नंबर, 205 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में खुद से 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है क्या होगी। सीआई से वो पूछ रहा है कि राशि जो है वो 3 साल में खुद से 8 गुना हो जाती है, 3 वर्षों में 8 गुना, तो ब्याज की दर क्या होगी। मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्म भी सिखाया है, मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से भी समझाया हुआ है। प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन 100 रुपए है सर, मूलधन 100 रुपए है। मिश्र धन 8 गुना हो जाएगा सर, 800 रुपए, 800 रुपए। 100 रुपए की राशि 8 गुना हो गई सर, 800 रुपए। टाइम दे रखा है 3 साल, ब्याज की दर आपसे पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल बेसिक से करोगे तो मिश्र धन का फॉर्मूला यूज कर लो, बस मिश्र धन का फॉर्म यूज कर लो। मिश्र धन ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, बिल्कुल बेसिक तो ये रहा। तो 800 बराबर 100 गुणा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, ये 100 नीचे आ जाएगा, तो 800 बटे 100 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब।
इस क्यूब को हटाओगे तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। 8 का क्यूब रूट 2 होता है सर, 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100। ये प्लस का नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा 1, और r बटे 100 जो 100 भाग में है वो 100 गुणा में आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा सर 100%। ब्याज की दर सर 100% होगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, ऐसे करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इसका एक मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल में अगर दर निकालनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, ब्याज की दर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या माइनस 1 गुणा 100। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या माइनस 1 गुणा 100। ये बनाना भी सिखाया कि इसे बनाते कैसे हैं। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या माइनस 1 गुणा 100। अगर समय आपका 1 साल हो या समय का अंतर 1 साल हो तो ये डायरेक्ट फॉर्म हमेशा काम करेगी। समय 2 साल या समय का डिफरेंस 2 साल हो तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट कर देना। अगर टाइम 3 साल आ जाए या समय का डिफरेंस 3 साल का हो तो क्यूब रूट कर देना। तो यहां पर समय सर 3 वर्ष है। बड़ी और छोटी संख्या तो है ही नहीं सर यहाँ पे दे रखी, तो मान लो आप लोग कुछ तो मानोगे प्रिंसिपल को, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया। तो प्रिंसिपल 100 रुपया माना तो ये 800 हो गया। तो बड़ी संख्या कौन सी है 800, छोटी संख्या कौन सी है 100। तो 800 बटे 100 माइनस 1 गुणा 100। जो काम आप लोगों ने बारी बारी से किया था ना, देखो पहले क्यूब रूट किया था, 8 का क्यूब रूट तो 2 आया ये, फिर आपने ये प्लस का 1 घटाया, फिर आपने गुणा किया, तो वो सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी वहां पर। तो इसका क्यूब रूट करेंगे सर, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 गुणा 100, 100% आ जाएगा सर। ब्याज की दर 100% आ जाएगी, 100% आ जाएगी। या फिर जब हम मिश्रण वो लगाते हैं, रेशियो वाला जो मेथड लगाते हैं, उससे भी देख लो आप लोग, रेशियो वाले अप्रोच से कैसे होगा, इससे भी देख लो। प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो 8 गुना हो जाएगा, मिश्रधन 800 रुपए होगा, लेकिन ऐसा होने में 3 वर्ष का समय लगेगा। ऐसा होने में 3 साल का समय लगेगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। चाहो तो काट भी सकते हो इनको, 1 रुपए की राशि 8 रुपए हो जाएगी। तो इनको क्यूब की फॉर्म में लिखना, जो टाइम दे रखा उसी की पावर बनानी है। इनको क्यूब बनाएंगे तो ये बनेगा 1 का क्यूब और ये बनेगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 ही होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राशि 1 साल की अगर बात करें तो 1 रुपए की राशि 2 रुपए हो जाएगी सर। 1 रुपए का पैसा है जो 2 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज की दर कितना, 1 रुपए का ब्याज कमाया 1 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% रहेगी। ब्याज की दर 1 रुपए का ब्याज 1 पर कमा लोगे 1 साल में, तो ब्याज की दर कितना आ जाएगी, 100% आ जाएगी। इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ये क्यूब क्यों बनाया, क्योंकि टाइम 3 वर्ष, अगर 2 होता तो स्क्वायर बनाते। तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपया अगर निवेश करा है तो वो 2 रुपया बन जाएगा 1 साल बाद। कैसे भी कर लो, जो अप्रोच आप लोगों ने पढ़ रखी है उससे कर लो आप लोग। बाकी ये बेसिक भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, और उस बेसिक से बनाया सीधा सीधा शॉर्टकट ही है। चलिए इसी के बाद 206 नंबर पर आ जाओ, 206। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में छपा है, बहुत बार आया है, हर लेवल के पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन का लेवल तो पता नहीं क्या होगा, कैसे आप डिसाइड करोगे, लेकिन ये हर लेवल में आ चुका है। यानी जितने भी एग्जाम्स के लेवल होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एग्जाम में आ चुका है। आरएस तक भी आ चुका है, थोड़ी दिन पहले आरएस प्री के पेपर में भी था। एक छात्र एक संख्या को, और अभी थोड़े दिन पहले जो पेपर हुआ पशु परिचरों वाला, उसके पेपर में भी था इस तरह का क्वेश्चन, नंबर अलग होंगे वो। एक छात्र को एक संख्या को 5/3 के बदले से 3/5 से गुणा करता है, 5/3 के बदले से गुणा करता है 3/5, तो उसकी गणना में कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले से गुणा करता है 3/5, तो इसकी गणना में कितना परसेंट। थोड़ी सी हिंदी देखो क्या लिख रही है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। एक छात्र को 5/3 से गुणा करना था और वो क्या करता है, 3/5 से गुणा कर देता है। तो करना तो इससे था, सही उत्तर इससे आता। इसको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 × 5 25,
25 आंसर आना चाहिए था सही, तो उस छात्र ने गलती से 3 गुणा 3 9 निकाल दिया। तो कितना गलती रही, उस त्रुटि का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, त्रुटि का प्रतिशत। त्रुटि कितना रही, सही परिणाम 25 होता लेकिन गलत परिणाम 9 आया, कितना गलत आया, 16 की गलती रही सर। गलती किस परिणाम से रही, 25 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो सर, प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 से कटेगा सर 4 बार, और 16 गुणा 4, उसके परिणाम में 64% त्रुटि है, 64% गलती है, 64% गलती है सर। आप चाहें तो कोई संख्या मान करके भी कर सकते हैं। ऐसा नंबर मान लो जो 5/3 यानी 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, ऐसी कोई भी संख्या मान लो। 3 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी, जो मैंने 15 मान लिया। एक छात्र को इस एक संख्या को 5/3 के बदले गुणा कर दिया उसने 3/5 से, गुणा करना था 5/3 से। 15 को अगर वो गुणा करता 5/3 से, तो 3 से कटता ये 5 बार, और 5 गुणा 5 25 उसका सही आंसर आता। लेकिन इसके बदले उसने इस 15 को गुणा कर दिया 3/5 से, तो 5 से कटा 3 बार, उसका आंसर आ गया कितना सर, 9 आ गया। 25 के बदले उसका आंसर 9 आ गया। कितना गलत आया, 16 गलत आया, और कितना परसेंट गलत आया, 64%। इसके परिणाम में जो त्रुटि रही, जो गलती रही, वो 16 की है सर। परसेंटेज त्रुटि कितना बताना, 16/25 गुणा 100। गलती का प्रतिशत 25 से कटा 4 बार, 64%। उसके परिणाम में जो गलती का प्रतिशत होगा वो 64 होगा सर। उसका परिणाम सही परिणाम से 64% गलत है। चलिए आगे, 207 नंबर डिस्काउंट का सवाल है। छूट या बट्टा पे लिखा गया क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। एक घड़ी जिसको अंकित मूल्य 8400 रुपए, घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 8400 रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 रुपए में बेची गई है। 8400 रुपए की घड़ी 5040 रुपए में बेच दी गई है। यदि पहली छूट 25% हो तो दूसरी छूट का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कितना होगा। इस घड़ी पर दिया गया दूसरे छूट का प्रतिशत हमसे पूछा गया कितना होगा। इस घड़ी का अंकित मूल्य सर 8400 रुपए है। इस घड़ी का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 8400 रुपए है सर। इस 8400 रुपए की घड़ी पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, उसके बाद 5040 रुपए में बेचना है। पहला डिस्काउंट अगर 25% है तो दूसरा डिस्काउंट पूछना चाहता है कितना होगा। अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। दूसरा पहला से कोई सा भी हो, एक डिस्काउंट का पता है 25% है। 8400 का 25% 2100 रुपए होता है सर। 25% का मतलब होता है 4 का भाग देना, इसमें 4 का भाग 2100 बार जाता है। 8400 का 25% का मतलब हुआ 1/4। 1/4, 4 से भाग कितनी बार जाता है, 21 बार, 2100 रुपए। 8400 में से 2100 माइनस कर दो। इस एक डिस्काउंट के बाद सर वो घड़ी बिकेगी 6300 रुपए में, 6300 रुपए। लेकिन डिस्काउंट एक नहीं दिया गया, 2 दिए गए हैं। एक और डिस्काउंट मिलेगा अभी, तो वो तुमसे पूछना चाहते हैं कितना मिलेगा, कि घड़ी बिकेगी 2 डिस्काउंट के बाद 5040 रुपए की। तो अब कितना डिस्काउंट है ये देखो आप लोग, छूट कितना रुपए की छूट कितनी आ रही है, कितने रुपए कम हो रहे हैं। 6300 में से 5040 घटा दो सर, 0। 10 में 4 गया तो 6, 10 - 4 6 और 3, सही है। यहाँ क्या बचा, 2। 1260 रुपए और कम हो गए सर, 1260 रुपए। 6300 माइनस 5040 किया है तो कितने रुपए और कम हो गए, 1260 रुपए की छूट और मिली है सर। दूसरा डिस्काउंट जो है वो 1260 रुपए का है, लेकिन वो परसेंटेज में कितना है, तो दूसरे छूट का प्रतिशत कितना है ये देख लो आप। छूट का परसेंटेज 1260 रुपए, ये जो डिस्काउंट मिला है 6300 पर मिला है, बटे 6300, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो सर।
इसे सरल कर दो, 2 जीरो काट दिए, 63 से काट दो इसको, 20 बार कटेगा सर। तो दूसरा डिस्काउंट यहाँ जो दिया जा रहा है वो 20% है सर, 20% है। दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा? 20% होगा सर। टोटल डिस्काउंट दूसरा 20% मिला है। आसान है सवाल, करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक तरीका है। 8400 रुपए की घड़ी है, 2 डिस्काउंट के बाद 5040 की बेची है। एक डिस्काउंट का पता है 25% है, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि 25% डिस्काउंट से उस घड़ी का मूल्य आया 6300 रुपए। अब 6300 वाली घड़ी को 5040 में बिक रहा है, तो 1260 रुपए का डिस्काउंट और मिल रहा है। तो कितना परसेंट मिल रहा है? 20% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5040 8400 रुपए की घड़ी को 5040 में बेचा है, तो टोटल डिस्काउंट निकाल दो, समतुल्य एकल बटा टोटल निकाल लो। आप लोग टोटल निकाल के भी आंसर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही तरीका सीधा सीधा कर दो ना, क्या ही फर्क, क्या ही तरीके लगाने हैं। बेसिक सा सवाल है, पहला डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा निकाल दिया। 208 नंबर पे आ जाइए, 208 208। 5 वर्ष और 4 महीने साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि खुद से 3 गुना हो जाएगी। जो भी पैसा आप निवेश करोगे वो 3 गुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज का सवाल है ये। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। 5 वर्ष और 4 महीने, समय देखना है, थोड़ा सा सही करना है। 5 वर्ष और 4 महीने है सर, तो इसको लिखेंगे सर 5 सही 4/12। इन महीनों को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया। 4 एकम 4, 4 3 12, ये पूरा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। 3 गुणा 5 15 और 1 16/3 हो गया सर, 16/3, 16/3 वर्ष। कोई राशि जो हम लोगों ने निवेश करी 100 रुपए, और वो कितना गुना हो जाती है? 3 गुना। 100 रुपए का 3 गुना सर 300 रुपए होगा। ये 3 गुना होने में समय लगेगा 16/3 वर्ष। तो ब्याज की दर बतानी है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बताओ ब्याज कितना मिला? 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज मिला सर। ये प्रिंसिपल है, मूलधन जो हमने निवेश किया 3 गुना हो गया, इसका मतलब ये मिश्रधन है, तो ब्याज तो 200 ही कमाया ना। हाँ सर, ब्याज 200 रुपए कमाया। इस ब्याज में डायरेक्ट भाग दे दो, चाहे आप 200 में 16/3 का भाग दे दो। बताओ 3 कहाँ जाएगा? 3 ऊपर जाएगा सर, यही आंसर होगा। 16 काट दो, 8 दूआ 16, 25 8 200, 25 गुणा 3 75/2%, 75/2% का मतलब 37.5%, 37.5%। ऑप्शन सी हमारा सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ब्याज की दर? आर निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ब्याज की दर कैसे निकालोगे? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, यही होता है। तो मूलधन तो 100 ही मान रखा है ना आपने, तो ये तो कट जाएगा आपका हमेशा। क्या बचा? ब्याज बटे समय। तो ब्याज 200 है और समय आपका 16/3। समय एक बार फिर समझ लो सर, वैसे तो आसान है, समय को कन्वर्ट करना ज्यादा कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। ये 5 तो पूरा ईयर में है ही, इस 4 महीने जो है इनको वर्ष बना लिया 4/12, तो 5 सही 1/3 यानी 16/3, 16/3। चलिए इसी के साथ 209 पर आ जाइए, 209 नंबर। एक ठेकेदार 120 किलोमीटर लंबा कैनाल 350 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिनों के बाद पता करता है कि केवल 45 किलोमीटर ही काम पूरा हुआ है। तो काम को समय पर पूरा कराने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और एक्स्ट्रा से कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, ये आपसे पूछना चाहता है। तो एक बड़ा ठेकेदार है, इसने काम को करने का ठेका तो ले लिया, तो सर ये एमडीएच की फॉर्म से हो जाएगा, एमडीएच। तो बताओ शुरुआत में कितने मजदूर काम पर लगाए सर? 45 मजदूर लगाए। इन 45 मजदूरों ने 200 दिन काम किया। दिन कितने दिन काम किया? 200 दिन। और कितना काम किया सर? इन्होंने केवल 45 किलोमीटर काम पूरा कर दिया। कैनाल का मतलब नहर की खुदाई कर रहे हैं, 45 किलोमीटर का काम पूरा किया। 45 मजदूरों ने 200 दिनों में 45 किलोमीटर नहर का काम किया, कैनाल का। अब
काम को तो समय पर ही पूरा करवाना है। समय टोटल था 350 दिन, इसमें से 200 दिन तो काम करते हो गए, तो समय कितना बचा? ये लाइन क्या काम आएगी ऊपर वाली? ये देखने के लिए काम आएगी कि काम कितना बचा और समय कितना बचा। काम बच रहा है 120 किलोमीटर का केनाल था और बनाना 45 ही बना है, तो 120 में से 45 घटाओगे, ये 75 किलोमीटर का तो काम बाकी है अभी, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर लंबा केनाल तो बाकी है अभी बनना। समय कितना बचा? 350 में से 200 दिन तो काम करते हो गए, 150 दिन बचे हैं सर। ये 150 कहां से आया? टोटल 350 दिन थे सर, 200 दिन काम करते हो गए तो 150 दिन बचे हैं। 350 माइनस 200, ये 75 कहां से आया सर? 120 किलोमीटर लंबी कैनाल बनानी थी, इसमें से 45 ही बनी है, तो कितनी बच रही है? 75 बच रही है। काम कौन करेगा? उन मजदूरों की संख्या को x मान लो, काट लो इसको, 45 से 45 कट जाएगा, 75 से काट दो 2 बार, 75 का दुगुना 150, और 2 से काट दो 100 बार। इस प्रकार अब जो मजदूरों की आवश्यकता है टोटल 100 मजदूर चाहिए सर। आंसर नहीं आया पर ये 100, टोटल 100 मजदूर चाहिए, जिनमें से 45 तो पहले ही वहां पर काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा से कितने और मजदूर लगाने होंगे? 55 मजदूर लगाने होंगे सर। ऑप्शन डी मेरा सही है। अतिरिक्त मजदूर कितने लगाने होंगे? अतिरिक्त टोटल 100 चाहिए, 100 में से 45 तो उस ठेकेदार ने लगा ही रखे हैं वहां पर, 55 मजदूर और काम पर लगाने होंगे सर। अच्छा सवाल है, एमडीएच का सवाल है, ठीक है सवाल। ये शुरू की लाइन क्या काम आ रही है? इस शुरू की लाइन से हम ये देख पाएंगे कि ठेकेदार ने ठेका तो लेना आसान काम है, लेकिन काम तो मजदूर करेंगे ना। तो हम ये देखने के लिए काम आ रही है कि काम बचा कितना है और समय कितना बच रहा है। ये 75 कहां से आया, एक तो ये बात समझने की है, और ये 150 कहां से आया, दूसरी बात ये समझने की है। दिन थे टोटल कितने? 350, तो 200 दिन काम कर लिया तो 150 दिन बाकी है। काम था 120 किलोमीटर लंबी केनाल बनाना, तो 45 किलोमीटर बन गई, तो 75 बाकी है। 210 नंबर पर आ जाइए। 210 समय कार्य, टाइम एंड वर्क का इक्वेशन है। 210 नंबर। ए, बी और सी अलग अलग एक काम करें तो किसी काम को क्रम से 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11, 20 और 55 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए काम खत्म करेगा 11 दिन में, बी काम खत्म करेगा 20 दिन में, और सी काम खत्म करेगा 55 दिन में। सबसे बड़ा नंबर 55 है सर। आगे क्या लिखा है? यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा सवाल है समय कार्य का। बी और सी जो है वो अल्टरनेट डेज पर उसकी सहायता करेंगे, एकांतर दिन में उसकी सहायता करेंगे। एलसीएम क्या आएगा सबसे पहले तो ये बताओ, एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर 55 है सर। 55 में 11 का भाग जाता है लेकिन 20 का नहीं जाता। 55 का दुगुना 110, 55 का दुगुना 110। 110 में क्या सबका भाग चला जाएगा क्या? 110 में सर 20 का नहीं जाएगा फिर वापस से, तो 220 में चला जाएगा। तो कुल कार्य सर 220 आएगा। टोटल वर्क जो होगा वो 220 होगा। तो कुल कार्य 220 पेड़ लगवाने हैं, ये कह दो आप। टोटल वर्क, इन तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे हम लोग, कार्य करने की क्षमता। एक दिन का कार्य, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य, कार्य क्षमता। 11 से भाग कितनी बार जाएगा? 11 दूआ 22, ये 20 पेड़ लगाएगा सर एक दिन में। 20 से भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा सर, ये 11 पेड़ लगाएगा। और ये कितना लगाएगा? 55 से भाग कितनी बार जाएगा सर? 4 बार जाएगा, ये 4 पेड़ लगाएगा। इन तीनों की कार्य करने की क्षमता आ गई। चाहो तो तीनों को एक साथ बुला सकते हो, लेकिन जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा काम करवाना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करेंगे, अल्टरनेट डेज पर ए की सहायता करेंगे, ये काम या शुरू होगा और किसी दिन जाके खत्म होगा। सहायता कौन करेंगे? बी और सी। तो पहले दिन ए की सहायता बी द्वारा करी गई, तो बताओ पहले दिन में काम कितना खत्म होगा?
सर इस एक दिन में 20 + 11 33 पेड़ लगेंगे। 20 पेड़ ए लगाएगा, 11 पेड़ बी लगाएगा, तो 33 काम पूरा होगा। 33 पेड़ लग गए। अगले दिन सी आएगा सहायता करने, अल्टरनेट डेज पर आएंगे बी और सी, एकांतर, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो अगले दिन सहायता ए की कौन करेगा? सी करेगा सर। इस दिन में काम कितना होगा? 20 और 4 24 पेड़ लगेंगे सर, 24 पेड़ लगेंगे सर। ये 33 नहीं 31 ही है ना, 20 + 11, ये 31 पेड़ है, 33 नहीं है, सॉरी। 20 पेड़ इसने लगाए, 11 इसने लगाए, 31 पेड़ है। अब बताओ वापस कौन आएगा? अब सर बी सहायता करने आएगा, फिर वापस सी सहायता करने आएगा, इस तरह से ये काम चलता रहेगा। यहां तक सबकी बारी आ गई क्या? यहां तक देखो सर सबकी बारी आ चुकी। काम कितना पूरा हुआ? 31 और 24, 30 और 20 50, 54 और 1 55 पेड़ लग गए सर। 55 पेड़ लगने में 2 दिन लगे हैं, 220 पेड़ लगाने में 8 दिन लगेंगे सर। यही मेरा आंसर है। 55 काम पूरा हुआ 2 दिन में। 55 काम पूरा हुआ, 55 पेड़ लगाए गए 2 दिन में। 55 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 220 हो जाएगी या 220 के आसपास हो जाएगी, तो वो नंबर सर 4 होता है। 55 × 4 220, तो यहां भी 4 से गुणा कर दो। इस प्रकार 220 पेड़ लगने में 8 दिन का समय लगेगा सर। 220 काम पूरा हुआ 8 दिन में खत्म। यही मेरा आंसर है। 220 काम खत्म हुआ 8 दिन में, यही आंसर है सर। 8 दिन में ये काम हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आते हैं 211 नंबर। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल है। नहीं हुआ होगा पहली बार तो परेशान मत होना आप लोग। कोई भी क्वेश्चन अगर मॉक पेपर में आप लोग नहीं बना पाते तो टेंशन मत आ जाया करो आप लोग। टेंशन समाधान नहीं है, समाधान है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसको सीखिए आप लोग, और आगे जब उस तरह का क्वेश्चन आए तो वो आपका होना चाहिए। देखिए एक बार वापस से, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार वापस देख लो। शायद मुझे जहां तक लगता है कि ये चीजें तो आपको आती हैं। टोटल वर्क 220 है, कार्य करने की क्षमता आप निकाल लेता है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन कहेगा ना वैसे ही काम करवाना है। ये कह रहा है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे, इसका मतलब ए तो रोज काम करेगा और बी और सी अल्टरनेट डेज पे उसकी सहायता करेंगे। तो ए तो रोज काम कर रहा है, पहले दिन सहायता बी ने करी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ए के साथ आते रहेंगे। तो यहां तक सबकी बारी आ गई। मैंने देखा कि 55 काम पूरा हुआ, दिन हो गए 2। 55 को 4 से गुणा कहां से करा है सर? ऐसी संख्या से गुणा करा है जो 55 220 के आसपास जाएगी, वो 4 ही होता है। 55 × 4, तो यहाँ 4 से गुणा होगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा हो गया। चलिए 211 नंबर करिए आप लोग। ये बहुत आसान सवाल है, करवाया हुआ सवाल है इस तरह का आप लोगों को। बहुत ही बेसिक सवाल है। 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाले बनाती है, तो बताओ एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? आया हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, इससे आसान सवाल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वही एमडीएच सर। 7 मकड़ी, दिन कितने हैं? 7, काम क्या करती है? जाले बनाती है 7। पूछा एक मकड़ी एक जाला, एक ही जाल बनानी है, कितने समय में बनाएगी? टाइम पूछा है सर। ये 7 से 7 कट जाएगा सर। अब भी ये मकड़ी को एक जाल बनाने में 7 दिन लगेंगे सर। कोई कह देगा एक ही दिन लगेगा, कोई कविता थोड़ी ना ये। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक मकड़ी जो है वो अपना एक जाल बनाती है 7 दिन में। तो 7 मकड़ियां अपने 7 जाल 7 दिन में बना रही है। तो ये पूछ रहा है कि एक मकड़ी एक जाल कब बनाएगी? 7 दिन में बनाएगी। बहुत ही बेसिक सवाल। 211 नंबर पर आ जाइए। ये 211 तो था ही। 212 नंबर पर आ जाओ ना। 212 नंबर, ये फिर एक आसान सवाल है। एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। एक घन जो है उसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर। इस घन का आयतन कितना होगा? इस घन का आयतन कितना होगा ये पूछ रहा है सर। ये घन है, इसके अंदर 6 वर्गाकार सरफेस होती है। ये तो वर्ग है जो आपको एक नजर आ रहा है, इसके ऐसे तरह 6 वर्ग होते हैं उसके अंदर। इसी तरह के कितने वर्ग होते हैं?
6 वर्ग होते हैं। और घन का विकर्ण बताओ क्या होता है, √3 गुणा भुजा होता है सर। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा होता है सर। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, और घन का होता है √3 गुणा भुजा। तो ये कितना दे रखा है, 4√3 दिया हुआ है सर। √3 से √3 कट जाएगा सर, भुजा 4 आ जाएगी। आयतन होता है भुजा का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 गुणा 4 गुणा 4, 64 इसका आयतन आ जाएगा सर। बहुत ही आसान सा सवाल। 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये घनाभ का एक अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है, कभी भी वापस कॉपी होगा। बढ़िया सवाल है, ये आना चाहिए इस सवाल का आंसर। नंबर भी आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन को मैं आपको ट्रेंडिंग की रेटिंग देता हूँ, इसका मतलब वो आया हुआ है, और आपको उतनी बार कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 बार दोहराना पड़ेगा, फिर जाकर के आप लोग इस सवाल का जवाब एग्जाम में दे सकते हैं। पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आना चाहिए, सीख जाएंगे। अब 3 आसन फलक के क्षेत्रफल A1, A2 और A3 हैं, जैसा कि दर्शा रखा है। तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो दर्शाइए कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा। एक घनाभ के अंदर सर टोटल जो सरफेस होती हैं वो 6 होती हैं। जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो उसके अंदर टोटल 6 सरफेस है। 4 तो उस कमरे की दीवारें हैं, एक उस कमरे का फर्श है, और एक उस कमरे की क्या है, छत है। टोटल 6 सरफेस है। उन 6 में से 3 अलग है, कोई से भी 3 पकड़ लो आप लोग। 4 दीवारों में 2 दीवारें सेम है, आमने सामने की दीवारें सेम है, एक फर्श जो है उसकी छत के बराबर है। तो 3 आसन फलक है, 3 जो पास पास की सरफेस है वो अलग है सर। 3 आसन फलक का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कमरे का जो फर्श होता है उसका क्षेत्रफल होता है सर L×B, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मान दे रखा है A1। एक दीवार जो पकड़ोगे वो चाहिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मान है A2। एक तीसरी दीवार जो बच गई वो आ जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, वो आ जाएगी A3। ये 3 आसन सरफेस हैं, आसन पृष्ठ है, एडजेसेंट सरफेस है, जिनका क्षेत्रफल A1, A2, A3 दे रखा है। आयतन पूछा, इन तीनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3। ये तीनों भी गुणा हो जाएंगे, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आयतन आ जाएगा सर घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, रूट ऑफ A1 A2 A3, रूट ऑफ A1 A2 A3, रूट ऑफ A1 A2 A3। एक्स वाई जेड भी आ सकते हैं यहाँ पर A1 A2 A3 की जगह, और कोई नंबर भी आ सकते हैं, 50 20 70 ऐसी कोई संख्या भी आ सकती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि घनाभ के अंदर 3 सरफेस ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं, क्योंकि घनाभ में आमने सामने के सरफेस बराबर होते हैं। घनाभ बनता है आयताकार प्रिज्म बोलते हैं इसको। इसके सारे के सारे सरफेस आयत के आकार के होते हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दूसरी दीवार का निकालोगे तो आएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो दीवारों में काम आती है। चलिए, ये नंबर क्वेश्चन था 212 के बाद 213। अब आ जाइए 214 नंबर पर, 214 214 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात बताएं क्या होगा। कल कराया था, कल के मूक पेपर में था इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चेंज है ये थोड़ा सा चेंज है। 21:26 के अनुपात में प्रत्येक में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कल तो पूछ रहा था क्या जोड़े कि नई संख्याओं का अनुपात ये हो जाए। 21:26 प्रत्येक में 8 जोड़ा, 8 जोड़ के देख रहा हूं एक बार आप लोग, तो ये जो अनुपात आ रहा है ये 5:6 आ रहा है क्या, देखो एक बार। 21 और 8 29, 26 और 8 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब वो पहले नंबर पता करना पड़ेगा जो 21 और 26 के साथ में है। अच्छा है सवाल, ये बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है।
आया हुआ सवाल है। तो 21:26, ये दो कोई नंबर है जो 21:26 के अनुपात में है। दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 बन जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इनके साथ जो कॉमन संख्या कट गई है, पहले उसको x मान रहा हूं मैं, 21x और 26x। तो 21x और 26x, अब जोड़िए आप प्रत्येक में 8, 26x है, 26 प्लस x नहीं है। इनके साथ से जो नंबर कट गया उसको पता करना है, प्लस 8 कर दो, तो 8 जोड़ दिया सर। तो बराबर में क्या अनुपात आना चाहिए, नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में आ जानी चाहिए। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x का मान निकाल दो। 5 गुणा 26, 26 पंजे 130x, 5 गुणा 8 40, 6 गुणा 21 126 और 6 गुणा 8 48। ये 130x है और ये 126x है, बचेगा कितना, 4x। 48 में 40 घटाओगे तो 8 आ जाएगा सर, x बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन राशि का मान 2 था, उस कॉमन राशि का मान 2 था सर। तो 21 का दुगना 42, ये वो दोनों संख्या थी सर, 42 और 26 का दुगना 52, ये वो दोनों नंबर है सर, 42 और 52, 42 और 52। अब कह रहा है अगर इन दोनों से 2 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 4:5 आ जाएगा सर। ऑप्शन बी मेरा सही है। इसमें से भी 2 घटाओगे तो सर ये 40 हो जाएगा, इसमें से भी 2 घटाओगे तो सर ये 50 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आया, 4:5, 4:5। ये आपसे पूछे, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बेहतर सवाल है, बेसिक सवाल है, पर इतना भी नहीं है कि होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, वापस समझ लो। दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो शुरुआत में ये जो रेशियो दिया हुआ है, इसमें तुलना करने पर कुछ नंबर कट गया होगा, पहले वो पता करना है। तो इनके साथ में वो संख्या मैंने x मान ली, 21x और 26x, दोनों में 8 जोड़ा, बराबर में 5/6 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछा गुणा या वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 गुणा 26, 26 5 130x और 5 गुणा 8 40, 6 गुणा 21 126x और 6 गुणा 8 48। x इधर आ गया, 4x बराबर 8, x बराबर 2। इसका मतलब 21 गुणा 2, 21 गुणा 2 ये तो हो गया 42, और ये 26 गुणा 2 ये हो गया 52, 42 और 52। ये इसका बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक। चाहे तो आप लोग एक और भी सीख सकते हैं, पर वो तरीका तब कामयाब है आपके लिए, तब बेनिफिशियल होगा आपके लिए जब आप लोगों ने पहले उस तरह से करा हो। बताऊं जरा, देखो आप समझ पाओ तो। सर पहले अनुपात है 21:26, सर अब अनुपात बनना चाहिए 5:6। बढ़ना चाहिए था, ये तो उल्टी कम हो रहा है। 8 जोड़ने के बाद तो नंबर बढ़ने चाहिए थे ना, ये तो कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट मान नहीं है, उनके अनुपात है और अनुपातों में कॉमन राशि कट गई है तुलना करने पर। आओ देखो, तो इसके बीच अंतर कितने का आ रहा है, 21 और 26 में सर अंतर 5 का है, और यहाँ कितने का अंतर है सर, यहाँ 1 का अंतर है। इस अंतर को बराबर कर लो, अपने आप वृद्धि है तो वृद्धि आ जाएगी, कमी करनी है तो जोड़ना है तो जोड़ा जाएगा, घटाना है तो घटाने वाली संख्या आ जाएगी। ये अंतर बराबर कर लो, ये डिफरेंस सेम कर लो, उल्टा गुणा कर दो आपस में ऊपर नीचे, 1 से ऊपर गुणा कर दो, 1 से गुणा कराओगे तो 21:26 ही रहेगा। 5 से गुणा कराओगे तो 5 गुणा 5 25 और 5 गुणा 6 30। देखो दोनों में बराबर जुड़ गया क्या, दोनों में बराबर तो जुड़ गया क्या, ये देखो आप, देखो 21 से बढ़ के ये 25 हो गया, 4 जुड़ गया सर इसमें, और ये 26 से बढ़ के 30 हो गया, इसमें भी बराबर, दोनों में बराबर तो जुड़ गया है सर। जैसे ही हम लोगों ने अंतर सेम किया अनुपातों के बीच, तो बराबर तो जुड़ गया, कितना जुड़ा, 4। लेकिन ये कह रहा था सर 8 जोड़ना है, इसका मतलब थोड़ा सुधार और चाहिए अभी। तो 4 इकाई का मान 8 होगा, 1 इकाई का मान 2 होगा। 21 का दुगना 42 और 26 का दुगना 52, वही नंबर है सर। यहां जो जुड़ा है 4 जुड़ा है सर, 4 इकाई का मान 8 होना चाहिए था। अगर 8 हो जाता जुड़ने पर
तब तो यही आंसर ही थे। तो 1 इकाई का मान 2 आएगा सर। इस प्रकार 21 का दुगना 42, 26 का दुगना 52, ये वो नंबर है सर 42 और 52। जैसे ही हम लोग इसमें से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, अनुपात आ जाएगा सर 4:5। ये बढ़िया तरीका है, लेकिन हम रेशियो के अंदर कई सवाल देखते हैं ना इस तरह से, तब समझ में आती है चीज। 4:5 हो जाएगा सर। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको इस तरह से घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक बात ये रही, 2 लाइन में आंसर ये भी तो दे ही रहा है सर। आ जाएगा बिल्कुल आंसर, इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी उठ जाएगा क्या? इस बार ऑप्शन उठाओगे तो ना नहीं याद आ जाएगी। कल तो उठा लिए थे आप लोगों ने, कल एक ही सवाल था, एक सवाल के अंदर ही 2 सवाल बना दिए आप, तब ऑप्शन फेल हो जाते हैं, तब ऑप्शन फेल हो जाते हैं। तो पहले तो वो नंबर पता करोगे, तभी तो उसमें से 2 घटाओगे आप। तो वो संख्या तो 26 और 21 और 26 तो है ही नहीं, वो संख्या कितनी है? 42 और 52 है। जैसे ही 2 घटाओगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। 215 नंबर देखिए सर, 215। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी, 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी और 6 वस्तुओं को 4 के भाव से बेच दिया, तो बताएं उसे कितना % लाभ होगा? तो एक तरफ लिखना है आपको खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ लिखना है आपको बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। बताओ। सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखनी है इस तरह के सवाल के अंदर, रुपया आप लोग हमेशा ऊपर लिखो, क्योंकि रुपया होगा तभी वस्तु आती है। 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी गई, तो रुपया कितना है? 5 है सर। और वस्तु कितनी खरीदी? 6 खरीदी है सर। 5 रुपए में 6 खरीदी है। बेची किस भाव से है? 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेचा है सर। 6 रुपए की 4 बेची है सर। ऊपर हमेशा रुपया लिख देना, नीचे वस्तुओं की संख्या लिख देना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। आप चाहें तो ये जो आया है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये एक वस्तु के भाव आ गए, इनको भाग दोगे तो पॉइंटों में फंस जाओगे आप। हो सकता है कई बार पॉइंट आसान आ जाएंगे, कई बार पॉइंटों में फंसी जाओगे आप। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर लो। 4 गुणा 5, 20 रुपए की अगर वस्तु खरीदी गई है तो 6 गुणा 6, 36 रुपए में बेची। 20 में खरीदा और 36 में बेचा है सर। 20 में खरीदा है और 36 में क्या किया है? बेचा है सर। कितना लाभ कमाया? 16 रुपए का लाभ हुआ है सर। प्रॉफिट हुआ है सर 16 रुपए का। प्रॉफिट कितना % होगा? लाभ का प्रतिशत 16/20 गुणा 100। 16/20 गुणा 100। 4 से काट दो 4 बार, ये 5 बार, और 5 से काट दो 20 बार। 20 गुणा 4, 80% लाभ होगा सर। 80% लाभ होगा सर। 80% लाभ होगा। एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य। खरीदने का भाव है 6 वस्तुएं 5 रुपए में, तो ऊपर हमेशा रुपया आएगा। वस्तु मत लिख देना, क्योंकि रुपया होता है तभी वस्तु आती है। 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6। बेची किस भाव से गई है? रुपए 6 में 5 4 के भाव से बेचे हैं। 6 रुपए में 4 के भाव से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पॉइंटों से बचने के लिए तिरछा गुणा किया है। 4 गुणा 5, 20 रुपए में खरीदा है, और 6 गुणा 6, 36 में बेचा है सर। 20 की वस्तु खरीद के 36 में बेचा, इस प्रकार 16 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ का परसेंटेज कैसे निकाला? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 16/20 गुणा 100। 20 से काट देते 5 बार, 16 5 80, कैसे भी काट लो, वो तो जैसे तुम्हारा दिमाग वहां काम कर जाए वैसे ही काट लेना। 16/20 गुणा 100। 20 से कट जाएगा कितनी बार? 20 500, और 16 गुणा 5, 80%। वो तो जैसे दिमाग में कैलकुलेशन आ जाएगी वैसे ही कट जाएगा। 216 नंबर देखिए आप, 216, 216 नंबर। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इस घन के आयतन के बराबर है। इस घन के आयतन के बराबर है। तो घन का विकर्ण ज्ञात करना है। इस घन का विकर्ण ज्ञात करना है, आसान सवाल है। एक घन का टोटल सरफेस एरिया जो इसके आयतन के बराबर है। ठीक है, सवाल पर एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया जो इसके आयतन के बराबर है। ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं, उसी का उल्टा बना दिया इसने। आयतन होता है सर भुजा का क्यूब,
साइड का क्यूब। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है घन का आयतन। तो यहां से भुजा क्यूब है तो इससे भुजा स्क्वायर कट जाएगा, भुजा का मान 6 आ जाएगा सर। इस घन की जो भुजा है उसका मान 6 इकाई होगा सर, 6 यूनिट होगा। जिस घन की भुजा 6 होती है उसका आयतन जो है वो 216 आएगा और टोटल सरफेस एरिया भी 216 ही आएगा। तो यहाँ पर घन की जो भुजा है वो 6 इकाई होगी। तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। तो 6√3 मेरा आंसर है। तो एक आसान और एक बेसिक सा सवाल था, घन का विकर्ण पूछा है सर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी क्यूब ना, घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। तो भुजा आ गई 6, तो 6√3 आंसर आ जाएगा सर। यूनिट इसने दे नहीं रखा, किसी भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर। तो 6√3 इकाई होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला सवाल है 217 नंबर 217। किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। उसी दर से 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। सिंपल इंटरेस्ट पर अगर आप कोई राशि निवेश करते हैं तो 5 वर्ष के अंदर वो 50% बढ़ जाती है, 50% वृद्धि होती है। ऐसा ही जो है वो केवल 2 ही बातों पर डिपेंड होता है, आर और टी पर। तो टी आपको पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की अगर दर देखना चाहें तो 50 को ही आप 5 से भाग दे दो, तो सर यहाँ ब्याज की दर 10% आएगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, समय 5 साल हो, तो आपकी वो राशि जो है वो 50% बढ़ेगी, क्योंकि सरल ब्याज हर साल बराबर मिलता है। आपको हर साल 10% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में आप 50% ब्याज कमा लोगे। इस तरह से वो राशि 50% क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसने कहा कि उसी दर से 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब सीआई की बात कर रहे हैं। इसी दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने निकाल दी, प्रिंसिपल 15,000 रुपए, 15,000 रुपए मूलधन है, ब्याज की दर 10% है और टाइम आपके पास 3 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम आपके पास 3 ईयर है, 3 वर्ष है। सीआई पूछा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। किसी भी तरह से निकाल दो, चाहे आप पास्कल मेथड लगाइए, कोड वाला जो मेथड है कोड मेथड, चाहे रेशियो मेथड लगाइए, चाहे सक्सेसिव परसेंटेज लगाइए, किसी भी तरह से जल्दी जो निकाल सकते हो बताइए। सर कोड वाला मेथड यूज करिए, कोड मेथड। 15,000 का, सबसे पहले 15,000 का 10%, 1,500 रुपए आएगा सर। 15,000 का 10%, 1,500 रुपए आएगा सर। एक जीरो कम होती चली जाएगी बस। दोबारा से 1,500 का 10% निकालना है सर। 1,500 का 10%, 150 रुपए आएगा सर। और 3 वर्ष के लिए तीसरी बार आपको 150 का 10% निकालना है। ये काम आपको 3 बार करना है। ये 15 रुपए आएगा सर। अब बता दो 3 साल का कोड क्या बता रखा है सर। 3 साल का कोड होता है 3, 3 और 1। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा सर, आखिरी आंसर 1 से गुणा होगा। 4,500 रुपए, 450 रुपए, 150 का 3 गुना और 15 रुपए, इन सबको जोड़ दो, वो चक्रवर्ती ब्याज होगा सर। 4,500 और 400, 4,950 और 65, 4,965 रुपए आंसर आएगा सर। सीआई जो होगा वो 4,965 रुपए होगा। चक्रवर्ती ब्याज 4,965 रुपए होगा सर। चाहे आप लोग इस कोड मेथड से करिए, चाहे आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज अगर आपको ध्यान है तो उससे करिए, चाहे रेशियो मेथड से करिए। ब्याज की दर 10% है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसका मतलब होता है 10/100, 1/10। तो अगर आप लोग प्रिंसिपल 10 रुपए का निवेश करोगे तो 1 साल बाद सर वो 11 हो जाएगा। लेकिन टाइम दे रखा है सर 3 इयर्स, 3 साल। टाइम कितना है, 3 वर्ष है सर।
तो यहाँ भी क्यूब कर दो आप लोग और यहाँ भी क्यूब कर दो आप लोग। तो आप कहें कि 1000 रुपये की राशि अगर आपने निवेश करी है तो 3 साल बाद वो 1331 रुपये हो जाएगी। तो कितना ब्याज कमाया, चक्रवर्ती ब्याज लगाया 331 रुपये, 331 रुपये ब्याज कमाया। प्रिंसिपल 1000 नहीं था, 15,000 था, इसका 15 गुना था, तो इसको भी 15 से गुणा कर दो, वही मेरा आंसर है। जो CI आया है इसको 15 गुना कर दो आप लोग, वही मेरा आंसर है। चक्रवर्ती ब्याज 15,000 दिया गया, उसको ऊपर लिखो, वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। हमारा प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 से भाग दे दो, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना चाहते हो, CI देखना चाहते हैं। 331 से गुणा कर दो, ये जीरो कट गए, 15 से गुणा करिए, 15 1 15 का 5, 15 3 45 और 1 46 का 6, 4 हासिल कैरी हो गया। 15 3 45, 45 और 6 5165, 5165 नहीं 45 और 4, सॉरी ना, देखो एक बार वापस, जीरो काट दिए। 15 1 15 का 5, 1 हासिल कैरी हुआ। 15 3 45 और 1 46 का 6, 4 ही हासिल कैरी हुआ। 45 और 4 49, 4965, बिल्कुल ठीक आंसर है। आंसर तो एक ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। 4965, 4965 सक्सेसिव परसेंटेज अगर लगाना चाहो तो वो डायरेक्ट याद है तब तो लगाना ज्यादा फायदे का है। सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 3 वर्ष हो तो सिंपल इंटरेस्ट तो 30% आएगा, पहले साल भी 10, अगले साल भी 10 और उसके अगले साल भी 10। SI का परसेंटेज दो ही बातों पे डिपेंड होता है, लेकिन CI का जो परसेंट आएगा ना, सक्सेसिव परसेंट, वो 33.1 आएगा, 33.1% आएगा। तो इस 15,000 का 33.1% निकालोगे तो भी आंसर डायरेक्ट यही आएगा। लेकिन ये सक्सेसिव परसेंटेज का मेथड तब बेस्ट है जब आपको ये डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट जवाब है याद हो। चलिए 218 नंबर पर आ जाइए। 218, 218 नंबर क्वेश्चन। 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। कितनी महिला कर्मचारी स्नातक हैं? कितनी महिला कर्मचारी स्नातक हैं, ये पूछा गया है। टोटल 2000 कर्मचारी हैं, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52%, 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं और 50%, 60% क्या है? 2000 का 60% होता है सर 1200, 1200 मैन है तो 800 वुमेन है सर, 800 महिला हैं। इन मैन का 50% कर्मचारी स्नातक हैं, इसका 50% जो है वो ग्रेजुएट है, स्नातक है। 1200 का 50% होता है सर 600, आधा। 1200 का 50% ये ग्रेजुएट है सर, स्नातक है सर, ये क्या है? स्नातक है, ग्रेजुएट है। और टोटल जो स्नातक है वो 52% है सर। टोटल स्नातक कितने बता रखे हैं? 52%। 2000 का 52% कितना होता है? 2000 का 52% ग्रेजुएट है ये। 2000 का 50% तो होता है 1000, 2% और निकाल दो, या 2000 गुणा 52/100 कर दो, 2000 गुणा 52/100, ये जीरो कट गए। 52 का दुगना 104, 1040, 1040, टोटल 1040 ग्रेजुएट है। 600 ये रहे, तो 1040 में 600 घटा दो आप लोग। 1040 में से तो 600 तो मैन है, तो बाकी बचे हुए वो वुमेन है, वो महिला है। 1040 में 600 घटाओगे तो 440 आ जाएगा सर। 440 महिला है जो ग्रेजुएट है, स्नातक है। 440 महिला है जो ग्रेजुएट है। टोटल देखोगे इन दोनों का तो 1040 ग्रेजुएट है। ठीक है, सवाल परसेंटेज का सवाल है, आया हुआ सवाल है। इस तरह से कोई सवाल आता है तो आप लोग करने की कोशिश करना, घबराना मत उसको देख के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219 नंबर सवाल देखो आप लोग। 219 नंबर, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, SI का एक बहुत अच्छा सवाल है। अजय ने
3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 रुपए का निवेश किया। 7000 और 100 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 5% पर निवेश की गई राशि क्या थी? अजय ने जो पैसा 5% की दर से निवेश करा था वो पैसा कितना था? टोटल अजय ने निवेश करा 7100 रुपए। 3 अलग अलग योजनाओं पर ये पैसा निवेश किया। ये पैसा अजय ने 3 अलग अलग योजनाओं पर निवेश किया। आप कह दो कि 3 अलग अलग बैंक में जमा किया। इन तीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, 3%, 5% और 7%। 3%, 5% और 7%। ठीक है, हाँ 7100। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला। टाइम दे रखा है 1 वर्ष है सर, टाइम है सर 1 वर्ष। इन तीनों योजनाओं से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। इन तीनों ही योजनाओं से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे इतना तो बताओ कम से कम कि अजय ने इन तीनों योजनाओं में से कौन सी योजना पर सबसे अधिक पैसा निवेश किया होगा? पहली, दूसरी या तीसरी? सर एक बात समझ में आती है, इस पहली योजना पर सबसे अधिक पैसा निवेश किया होगा क्योंकि यहां से ब्याज सबसे कम कमा रहा है। और तीसरी योजना पर सबसे कम पैसा निवेश किया होगा। खैर इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालेंगे सर, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का परसेंटेज। पहली योजना पर सर उसे केवल 3% ब्याज कमा पाएगा वो, क्योंकि टाइम 1 ही साल है, तो केवल 3% ब्याज कमा पाएगा। दूसरी योजना से सर वो 5% ब्याज कमा पाएगा। और तीसरी वाली योजना से सर वो 7% ब्याज कमा लेगा। तीसरी योजना से 7% ब्याज कमा लेगा। ये तीनों योजनाओं का ब्याज आ गया। आप मुझे ये बताओ, रेशियो अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर कहीं ये लिखा हो 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो क्या आप ABC का रेशियो निकालना जानते हो क्या? ABC का अनुपात बता सकते हो क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से सीखा है हम लोगों ने। ABC का अनुपात 2, 3, 4 मत कर देना, जो बहुत सारे लोग करेंगे। हम उनमें से नहीं है, और अगर गलती कर रहे हैं तो हम लोग सुधार कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हम अच्छे से सुधार कर सकते हैं। ABC का अनुपात अगर निकालना हो तो A को छुपाओ आप लोग, 3 गुणा 4 12। B निकालना है तो B को छुपाओ, 2 गुणा 4 8। C निकालना है तो C को छुपाओ, 2 गुणा 3 6। 12 8 6, 2 से कट रहा है 6 4 3। ABC का अनुपात होगा सर 6:4:3, 6:4:3। इस तरह से रेशियो निकलता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। ये सब बराबर में है, तो इन तीनों का अगर रेशियो निकालना चाहें, तीनों पर निवेश की गई राशि का अनुपात, इन तीनों योजनाओं में जो पैसा लगाया है, तो पहला निकालने के लिए पहले को छुपाओ, 5 गुणा 7 35। दूसरे के लिए दूसरे को छुपाओ, 7 गुणा 3 21। और तीसरे के लिए तीसरे को छुपाओ, 15। ये अनुपात होगा सर इनका। इन तीनों योजनाओं पर लगाए गए पैसे का अनुपात होगा 35:21:15। सवाल खत्म। इतना ही था सवाल, क्या था? और दूसरा निवेश बताना है सर। दूसरी योजना पर किया गया निवेश, टोटल निवेश है सर 7100 रुपए। टोटल निवेश है सर 7100 रुपए। ये कितना होगा टोटल? 30 और 20 50 और 10 60 70 और 71 ही हो रहा है सर। इसका मतलब 2100 आंसर आ गया सर। दूसरी योजना पर किया गया निवेश 2100 रुपए होगा। 7100 जो है वो 71 के बराबर है, 21 से गुणा कर दो। 71 से कट जाएगा सर ये 100 बार, और 21 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2100 रुपए। पहली योजना पर किया गया निवेश होगा 3500, ये 2100, ये होगा 1500। सारे निवेश आ गए। ये पहली योजना पर किया गया निवेश 3500, ये दूसरी योजना पर किया गया निवेश, और ये सबसे कम निवेश किया गया तीसरी योजना पर 1500। तीनों दे रखे हैं ऑप्शन में। पहले का पूछा है तो सर होगा कितना? सॉरी, दूसरे का पूछा 2100 रुपए। तो ये था 219 नंबर। चलिए इसके बाद आते हैं हम 220 नंबर सवाल। 220 220 नंबर। 220 नंबर फिर एक ब्याज का सवाल आपके साथ में है। एक ब्याज का एक अच्छा सवाल आपके साथ में है। 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए
4,000 रुपए की राशि पर 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? दिन देखने पड़ेंगे यहाँ पे। 4 फरवरी 2009, 4 फरवरी 2009 से लेकर कहां तक जाना है आपको? 18 अप्रैल 2009 तक जाना है सर। 18 अप्रैल 2009 तक जाना है सर। बताओ तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? ये फरवरी कौन सा है? लीप वर्ष तो है नहीं। 28 दिनों का फरवरी है। 28 में से 4 दिन कम हो गए सर, तो दिन कितने बच गए? 24। तो फरवरी के महीने के 24 दिन, मार्च के महीने के 31 दिन और अप्रैल के महीने के कितने दिन होंगे सर? 18 दिन। 18 दिन। जिस दिन आपने ब्याज पर पैसा लिया और जिस दिन आपने ब्याज पर पैसा लौटा दिया हो, उन दोनों में से एक दिन को शामिल करते हैं। अगर नहीं लिखा हो तो कुछ भी, अगर लिखा हो कि दोनों ही दिन शामिल करने हैं तो हमें दोनों दिन शामिल करने होते हैं। तो ये कितने दिन हो गए? 8, 4, 12 और 1 13 का 3, 2, 3, 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन हो गए सर। ये 73 डेज हो गया। 73 दिनों का ब्याज देना है सर। 73 टाइम जो आ गया वो 73 दिन आ गए। इसको वर्ष बनाओगे तो एक पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। 73/365, 73/365 ये कट जाएगा सर पूरा 5 बार। 1/5, 5 बार कट रहा है। 5 दिए 15, 5 7 35 और 1 36, 1/5 वर्ष आ गया सर। 1/5 ईयर में कन्वर्ट हो गया ये। बाकी सब कुछ आपको दे रखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समय ही था इसमें समझने का। कुल कितने दिन होंगे? 4,000 रुपए प्रिंसिपल है। 6.1/4% ब्याज की दर है, यानी 25/4 हो जाएगा ये। ऐसा ही आपसे पूछा गया साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन 4,000 रुपए गुणा दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.1/4 प्रति वर्ष, परसेंट प्रति वर्ष। 6.1/4% प्रति वर्ष कितना हो जाएगा? 4 6 24 और 1 25/4%, 25/4%। तो 4 नीचे आ जाएगा सर। ये 4 नीचे आ गया। और टाइम जो आप लोगों ने निकाला है वो है 1/5। 73 दिनों का क्या लिखोगे आप लोग? 1/5। तो 5 नीचे आ जाएगा। बटे में 100 भी आएगा सर, 100 भी लिख दो। इसे सरल कर लो, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये 0 काट दिए। 4 गुणा 5 20 और 20 से काट दो, 2 बार कटेगा। 20 का दुगना 40 और 25 का दुगना 50 रुपए का ब्याज कमा पाएंगे आप इन 73 दिनों में। कितना ब्याज बनेगा? 50 रुपए। ऑप्शन डी हमारा एक सही आंसर है। इन 73 दिनों का ब्याज जो बनेगा सर वो 50 रुपए ब्याज होगा। तो इसके अंदर समय को कैलकुलेट करना था, दिन जोड़ने थे, 73 दिनों का ब्याज बताना है। बाकी आसान सवाल है। चलिए 221 नंबर पर आ जाइए। 221 नंबर का सवाल। पी क्यू आर और एस 4 लोगों के बीच 6:2:5:3 के अनुपात में राशि बांटनी है। 6 2 5 3। आर को एस से 2,000 रुपए अधिक मिलेंगे, तो बताओ क्यू का हिस्सा कितना होगा? 4 लोग हैं सर, ये पी क्यू आर और एस। इनका रेशियो दे रखा है सर 6:2:5:3। सर क्यू का हिस्सा पूछा है सर। क्यू का हिस्सा बताना है सर। 2,000 रुपए अधिक मिलेंगे, तो ऊपर 2,000 लिखा हुआ है तो इसको 2,000 लिखिए। जो दिया गया है उसको ऊपर लिखिए। ये 2,000 किसका हिस्सा है? चारों का है या 2 का है या 1 का है या योग है या अंतर है? क्या है वो सवाल बताएगा। यदि आर को एस से 2,000 रुपए अधिक मिलते हैं, सर ये आर और एस का अंतर है। आर और एस में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 और 3 में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो 2,000 सर 2 के बराबर है, बटे में 2 आएगा। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। अगर इन सबका टोटल निकालना चाहे तो टोटल से गुणा कराओ, किसी एक का निकालना चाहो तो उसी से गुणा कराओ। सर हमें क्यू का हिस्सा निकालना है तो क्यू का 2 से गुणा कर दो। 2 से सर ये 2 बार कट जाएगा। 2,000 रुपए क्यू का हिस्सा होगा। 2,000 रुपए क्यू का हिस्सा होगा। बस खत्म। तो 2,000 के बटे में 2 कहां से आया ये समझने का है। और ये कौन समझाएगा? सवाल समझाएगा सर। उसमें साफ साफ लिखा है
कि यदि आर को एस से 2000 अधिक मिलते हैं, सर ये 2000 जो है आर और एस का अंतर है, तो अंतर के नीचे अंतर गुणा उससे कराया जिसका आंसर निकालना है। इसी के साथ 222 नंबर सवाल पर आ जाइए। 222 नंबर का, कमल के पास 200 टॉफी है, टोटल टॉफी जो है वो 200 टॉफी है। कमल के पास 200 टॉफी है, इसने 5% टॉफी राम को, 15% टॉफी अमन को और कुल टॉफी का 1/4वां भाग गोपाल को दे दिया। तो इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफी बचेंगी? बहुत आसान और एक बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। टॉफी तो सबने खाई है तुमने, तो टॉफी वाला ही सवाल है, क्योंकि बनेगी भी टॉफी, मिलेगी भी टॉफी, खाओगे तो भी टॉफी, करना भी आना चाहिए, करने पे मिलेगी भी टॉफी। इतना ही आसान सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल है। बता दो आप लोग, इसका तो सभी का आंसर आ गया होगा वैसे। 5% तो सर राम ले गया, 15% अमन ले गया सर, और 1/4 का मतलब होता है 25% भाग गोपाल ले गया सर। सर ये कितना हो गया? 45% टॉफी तो गई सर, 55% टॉफी बच गई सर। 2000 का 55% कितना होता है? 110 टॉफियां बची हैं सर। बस ये बांटने के बाद कमल के पास 110 टॉफी बची हैं सर। वापस देख लो, 200 टॉफी थी टोटल, 5% टॉफी तो राम को दे दी, 15% टॉफी अमन को दे दी। 2 परसेंटेज आपको समझ में आता है? 15 और 5 20% तो दे दी सर। 1/4वां भाग, कुल टॉफी का 1/4वां भाग, 1/4 का मतलब कितना हुआ? 1/4 को परसेंटेज बनाओगे तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, 4 से कितनी बार कटेगा? 25%। 25% टॉफी सर गोपाल को दे दी, ये दिए राम को, और ये दिए अमन को, और ये दे दी गोपाल को। आप इनकी संख्या भी चाहो तो निकाल सकते थे, संख्या भी निकाल सकते थे, तो भी 200 में से जो टॉफी बचेंगी वो 110 टॉफियां बचेंगी। अच्छा आप इस तरह से कर लो, ये ठीक है, 110 टॉफी आ गई, 45% तो बांट दी, शेष बच गई 55%। तो आपने देखा है कि 200 का 55% क्या होता है? 110। एक तरीका तो आपने ये लगा दिया। दूसरा सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? राम को कितना टॉफी दे दी? 200 का 5% 10, ये जीरो तो कट जाएंगे, 2 गुणा 5 10। अमन है कि दूसरा, अमन को कितना टॉफी दे दी? 200 का 15% 30। और तीसरा कौन था? गोपाल, गोपाल को कितना दे दी? 200 का 1/4, तो 4 से भाग दे दो 50, 50 30 80 और 10 90 टॉफी बांट दी, तो बच कितनी गई? 110। बहुत बेसिक सवाल, आएगा तो सबका सही होगा। 223 नंबर सवाल, 223 नंबर क्वेश्चन। एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 3 डिस्काउंट देता है, 50%, 10% और 20%। इन तीनों का एकल डिस्काउंट कितना होगा? प्रभावी छूट की दर क्या होगी? तीनों के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट बताना है, इन तीनों के बराबर एकल सिंगल डिस्काउंट बतानी है। तो बताया आपको, मैंने सिखाया है, लास्ट पेपर में भी हम लोगों ने करा है, सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। एकल बट्टा, समतुल्य एकल बट्टा। एक तो सिखाया था डायरेक्ट फॉर्मूला, x + y - x गुणा y बटे 100, x गुणा y बटे 100। 2 डिस्काउंट भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, मैक्सिमम 4 तरह के 4 डिस्काउंट आ सकते हैं। और आपसे पूछेगा इन सब के बराबर एक बताओ, तो इन तीनों के बराबर एक बताना है। 50 10 60 20 80 तो नहीं आएगा आंसर, 80 से कम आएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब देखो 50%, 10% और 20%, 3 डिस्काउंट है। पहले इन 2 से एक बना लो आप लोग इसी फॉर्मूले से। 50 + 10 60, और 60 में से सर माइनस करना है कितना? 50 गुणा 10 बटे 100, 5 घटा दो सर, 55%। इस 55 को लेना है किसके साथ में? 20 के साथ में, और 55 और 20 से एक और बना दो आप, 55 + 20 75, माइनस 55 गुणा 20 बटे 100, 55 गुणा 20 बटे 100। 20 से कटेगा सर 5 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 75 में से 11 घटा दो, 75 - 11,
5 में से 1 गया 7 4 और 7 में से 1 गया 6, 64% सर इनका तीनों का समतुल्य एकल बट्टा होगा 64%। इन तीनों का समतुल्य एकल बट्टा कितना होगा 64%। तो एकल प्रभावी डिस्काउंट कितना होगा, सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट होगा सर 64%। इन परसेंटेज को सरल करके भी कर सकते हैं क्या सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे कर रहा है, पहला परसेंट है सर 50%, जिसका मतलब होता है 50/100 यानी 1/2। 10% 1/10। तीसरा परसेंट है सर 20, तो 20/100 यानी 1/5। ऐसे 4 दे रखे हो तो चारों को लिख लो, 3 दे रखे हो तो 3 को लिख लो। अब बताओ डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है सर, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो एक तरफ तो लिखिए अंकित मूल्य, दूसरी तरफ लिखिए विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और उसके बाद बचा हुआ मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो सबसे पहले कहेंगे कि 2 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो 1 में बेचेंगे। फिर कहेंगे आपकी अगर 10 रुपए अंकित मूल्य था तो 1 रुपए का डिस्काउंट 9 में बेचेंगे। फिर कहेंगे अगर आप 5 रुपए अंकित मूल्य था 1 रुपए का डिस्काउंट 4 में बेचेंगे। इस तरह से इन सबको गुणा कर लो, 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 2 100 रुपए अगर अंकित मूल्य था, अगर कोई वस्तु 100 रुपए अंकित मूल्य था उसे कितने में बेचोगे, 4 गुणा 9 36 रुपए की बेचेंगे सर। 100 रुपए वाली वस्तु को 36 में बेचा है तो बताओ दिया गया डिस्काउंट कितना होगा 64। 64 रुपए छूट मिली है सर, परसेंटेज भी 64 ही आएगा। 64/100 गुणा 100, 64%, 64% डिस्काउंट हुआ है सर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहां दिया गया डिस्काउंट 64% होगा, 64%। चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं आगे 224 नंबर। 224 नंबर, ये आप में से किसी एक बच्चा जो ज़्यादा परेशान था, कई जगह उसने लिख दिया सर ये बता दो ये बता दो, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। कोई बात नहीं, ऐसे रैंडमली मैं जैसा भी कुछ ठीक लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ आने का लगेगा तो मैं आपके ये क्वेश्चंस ले लिया करूंगा हर एक मॉक पेपर में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको भटकना पड़े कि आप लोग अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ के लाओ कि सर मेरा क्वेश्चन कब लोगे। तो क्वेश्चंस मैं वैसे ही आपको सब करवा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन परेशान करे, अगर आपको नींद ना आए उस क्वेश्चन को देख करके, तो आप लोग ऐसा भेज दिया करो, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेपर में। चलो तो देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे। 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे। 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। बहुत बेसिक सवाल है। तो देखो सर, क्रय मूल्य दे रखा है, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। ऊपर रुपया लिखो आप लोग, 100 रुपए। 100 रुपए में कितने सेब, 41 सेब खरीदे सर। 100 रुपए में 41 सेब खरीदे सर। एक सेब 41 पैसे का हो गया, इसका मतलब सही बात है। या फिर ऐसा ही लिख दो आप तो 100/41। 64% लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है, 64% कमाना है। 64% लाभ कमाना है सर। तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये देख लो आप लोग। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100/41। ध्यान रखो ऊपर क्या है, रुपया, और नीचे सेब है, क्योंकि रुपया होगा तभी सेब आएगा। अब 64% लाभ कमाना है तो ज्यादा पैसे में बेचेंगे सर। 100 + 64, 164/100। 164/100। 100 से 100 काट दो, 41 से काट दो, ये पूरा कट जाएगा 4 बार। एक सेब 4 रुपए का बिकेगा सर। ये 4/1 का मतलब क्या हुआ, 4 रुपए का कितना सेब बेचेंगे, एक। ये कह रहा है आपके पास 60 रुपए हैं तो कितने बेचोगे, 15 सेब बेच देंगे सर। 15 चौकी 60 होते हैं भाई। 4 रुपए का अगर एक बेचा है तो 60 रुपए में कितने बेचेंगे, 15 सेब बेचेंगे सर। 4 रुपए का अगर एक सेब बेचा है तो कितने का बेचोगे, 15 रुपए। 4 रुपए में बेचा सेब एक। 1 रुपए में सेब नहीं आएगा। 1/4 का मतलब थोड़ा सा कट लगा के एक
दे सकते हो, उसका छोटा सा कट या छिलका दे सकते हो सेब का। अगर 60 रुपए कोई देगा तो कितने सेब बेचोगे? 1/4 गुणा 60, 15। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो आप, देखना एक बार फिर से वापस, ऐसे भी कर लो। 100 रुपए में 41 सेब खरीदे तो 41 सेब का क्रय मूल्य 100 रुपए है। 41 सेब का क्रय मूल्य 100 रुपए है। एक सेब का कितना होगा? एक सेब का 41 पैसे नहीं होगा, सॉरी, 100 रुपए में 41 के भाव से सेब खरीदा है ना। 100 रुपए में, देखो ध्यान से, 100 रुपए में 41 के भाव से सेब खरीदा है तो 41 सेब का क्रय मूल्य 100 रुपए दे रखा है। एक सेब का कितना होगा? 100/41 होगा सर। ये कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना इसको लेकर, आपको भाग भाग करने की जरूरत नहीं है। ये पूछा थोड़ी ना आपसे, नहीं पूछा सर। अब इसको बेच दो, एक सेब को, इसको बेचना है सर 64% लाभ पर, लाभ 64%। तो देखो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? एक सेब का विक्रय मूल्य, एक सेब का निकाल लो, फिर जितने बेचेंगे बेच देंगे। विक्रय मूल्य कैसे आएगा? क्रय मूल्य क्या है? 100/41 गुणा लाभ में बेचना है तो 100 + 64, 164/100। 100 से 100 कट गए, 41 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। बस ये एक सेब का विक्रय मूल्य 4 रुपए आया। तो 4 रुपए का एक सेब बेचेंगे सर तो 60 रुपए में कितने बेचेंगे? 15 बेचेंगे। 15 चौकी 60 होते हैं। बहुत बेसिक सवाल है ये, बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन अब लैंग्वेज में कई बार फंस जाता है बच्चा, कई बार दिक्कत होती है। बहुत से बच्चों के साथ इन तरह के सवालों में दिक्कत है। आप बेसिक से चीजों को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान होते हैं सवाल ये। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के इस मॉक पेपर का 225 नंबर। ये ठीक है, सवाल आया हुआ सवाल है वैसे, ये पेपर के अंदर अच्छा सवाल है वैसे। ये भी शायद इसी बच्चे ने पूछा, कोई बात नहीं, वो खैर कोई भी हो। अगर आपका कोई सवाल अच्छा हो, कई सवाल आपको नींद उड़ा रहा हो, आप परेशान हो रहे हो सवाल से, तो आप लोग कमेंट सेशन में दे दिया करो। कुछ अलग लगेगा तो मैं ले लूंगा उस क्वेश्चन को। अगर करवाया हुआ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। तो आप लोगों को ऐसा भी नहीं सोचना कि मेरा क्वेश्चन कभी लिया ही नहीं। तो अगर करवाए हुए क्वेश्चन ही आप लोग कमेंट में भर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, किसका मतलब आप लोग प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है आपको एक दूसरे से कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरा हो गया। मैं करवा रहा हूं, उससे बाहर आपको पहली बात तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको हर क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है और कोई पेपर में पूछा गया हो सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखो, अमित ने प्रत्येक बार 2500 रुपए 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को एक बैंक में जमा कराए। 1 जनवरी और 1 जुलाई को जमा कराए, जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज दर 6 माही संयोजित की जाती हो, 6 माही, तो वर्ष के अंत में अमित को प्राप्त ब्याज की रकम क्या होगी? ये जनवरी और जुलाई, जनवरी और जुलाई 2500 रुपए जमा कराए 1 जनवरी को, 1 जुलाई को भी 2500 रुपए जमा कराए। तो ये टाइम था 6 महीने का सर, 6 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ब्याज की दर 8%। ब्याज की दर कितनी है? 8%। इन 2500 रुपए को 1 जनवरी को जमा कराए, 6 महीने का समय है, टाइम 6 महीने, 6 मंथ्स। ब्याज जो है वो 6 माही संयोजित हो रहा है। 6 माही में क्या होता है? 6 महीने से ब्याज लेते हैं आप लोग। 6 माही का मतलब 1/2, 6/12, यानी दर आधी कर दो, समय को दुगना कर दो। 6 माही से क्या चल जाएगा, पहले इसको देखना एक बार, इसी इतनी भाग को। ब्याज 6 माही संयोजित है सर, 6/12, 1/2, दर को आधा कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 4% हो जाएगी, ब्याज की दर आधी हो गई। समय पूरा 1 साल हो जाएगा। ये ब्याज निकाल लो। 2500 रुपए की राशि, प्रिंसिपल 2500 रुपए निवेश किया 4% की दर से 1 साल के लिए, तो 2500 का 4% कितना होगा ये निकाल लो। 100 रुपए ब्याज आएगा सर।
2500 का 4%। यहाँ ब्याज निकाला है, CI निकालो चाहे ऐसा ही निकालो, टाइम 1 साल है, समय 1 साल के लिए, तो ऐसा ही CI दोनों बराबर होते हैं। 2500 गुणा 4 गुणा 1/100, 2500 के 100 रुपए हो गए सर। इस 2500 रुपए की राशि पर 1 जनवरी से और 1 जुलाई तक का ब्याज कितना हो गया? 2500 रुपए ब्याज तो ये आ गया सर। अब जुलाई में उसने 2500 रुपए और जमा करा दिए, जुलाई में उसने 2500 रुपए और जमा करा दिए, तो अब जुलाई के बाद 1 जुलाई के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। 1 जुलाई के बाद प्रिंसिपल 2500 पहले थे, 2500 और कर दिए और 100 ये ब्याज बन जाएगा, 5100 रुपए हो जाएगा सर। अब उसके आगे जो ब्याज लगेगा वो 5100 पर मिलेगा, 5100 पर लगेगा। 5100 कहां से आ गए सर? दिखा है साफ साफ, अमित प्रत्येक बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक बैंक में 2500 रुपए जमा करता है, तो 2500 तो जमा करा रखे थे पहले ही, 2500 रुपए और लेके आ गया, लेकिन जो पहले करा रखे थे इसका 100 रुपए ब्याज भी बन गया, तो क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है ना वो, तो 100 रुपए इसके ऊपर जो ब्याज बना, तो टोटल प्रिंसिपल अब 5100 रुपए हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 8% है, टाइम वही आपका 6 महीने है, और वही 6 माही ब्याज संयोजित होगा, तो 6 माही में रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 4% हो जाएगा, और समय जो है वो ब्याज की दर 4%, समय 1 साल हो जाएगा। तो अब जो ब्याज आएगा चक्रवर्ती ब्याज वो 5100 पर मिलेगा। 5100 का 4% की दर से 1 साल का ब्याज कितने रुपए आएगा? 0 काट दिए, 4 गुणा 51, 204 रुपए आ जाएगा सर। तो 204 रुपए का ब्याज यहाँ कमा लिया इन 6 महीने में, 100 रुपए का ब्याज आपने यहाँ कमा लिया, तो टोटल ब्याज कितना कमा लिया? 304 रुपए। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है सर। बेसिक सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग फंसेंगे इस सवाल में। एक बार से फिर वापस देख लीजिए, जो भी कोई क्वेश्चन अच्छा हो उसको कम से कम 3 बार आप लोग करना, हो सकता है सेम कॉपी हो जाए। आया हुआ सवाल है ये अभी अभी। चलो वापस बता देता हूं। अमित ने प्रत्येक बार 2500 रुपए 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को एक बैंक में जमा कराए। 1 जनवरी को वो 2500 रुपए लेके बैंक में गया, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%, लेकिन ब्याज संयोजित हो रहा था 6 माही संयोजित, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है सर? 6 माही का मतलब होता है 6/12, 1/2। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को आधा कर दो, समय को दुगना कर दो। 6 महीने का दुगना 12 महीने होता है, 12 महीने का मतलब 1 साल। तो 1 साल का तो चाहे ऐसा ही निकालो चाहे CI निकालो, सब बराबर आता है। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जो 2500 जमा करा के गया था उस पे 100 रुपए का ब्याज उसने कमा लिया। अब वो जुलाई में फिर वापस 2500 रुपए लेके आ गया, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो टोटल अब 5100 रुपए हो गया। 2500 5000 और 100 रुपए का ब्याज, तो अगले जुलाई के बाद जो उसका प्रिंसिपल बन गया वो 5100 रुपए है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 4% होगी, समय 1 साल, तो 204 रुपए ब्याज यहाँ कमा लिया। तो उसने टोटल कितना ब्याज कमा लिया सर? 204 प्लस 100, 304 रुपए वर्ष के अंत में उसने टोटल ब्याज कमा लिया। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई है। तो ये था हमारा आज का मॉक पेपर, और यदि आपको समझ में आती हो चीजें तो आप अपने सभी दोस्तों तक जितना हो सके 2 मिनट का टाइम दिया करो। आप लोग अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर इस मॉक पेपर को शेयर जरूर किया करें। आप ही सबका प्यार है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हर उस बच्चे तक पहुंच रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत पूरी तरह से सीरियस है और अच्छे से अपने मैथ्स को तैयार कर रहे होंगे आप लोग। ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ अपना प्रयास करिए, 100% दीजिए। फालतू की किसी बातों में अपने को फंसना नहीं है, कहीं आपको भटकना नहीं है। आप अपना 100% अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करो। तो चलिए, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। और अभी तक भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, आज ही अगर आप देख करके जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और इस क्लास का PDF मैं रोज आपको प्रोवाइड करवाता हूं टेलीग्राम चैनल बैच बाय जयदीप सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।